बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 लेक्चर्स में पहला लेक्चर तो हमने मुआशियात की तारीफ़ और उसको डिफ़ाइन करने में और मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो थे, स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे, उनको हमने जो है एलेबोरेट किया। फिर दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने डिमांड और सप्लाई को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर्स बगौर देखे होंगे और आपका डिमांड और सप्लाई के हवाले से काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद मैं दोबारा से हल्का सा जो है वो आपको जो है वो तारफ़ कराऊंगा पिछले डिमांड और सप्लाई का, ताकि आज चूँकि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने हैं और इलास्टिसिटी हमारा टॉपिक है, लिहाजा आपको जो है वो थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई के बारे में रिमाइंड करवाऊँगा। आपको यकीनन याद होगा मैंने आपको डिमांड के डेफिनेशन बताते हुए ये बताया था कि डिमांड विल और पावर दोनों मौजूद हों तो डिमांड होती है। फिर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमने आपको बताया था और डिमांड का फंक्शंस भी बताए थे। एक बात जो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपको बताया था कि डिमांड का इन्हसार जो है वो कीमत पर होता है, इनकम पर होता है और सब्स्टिट्यूट्स की कीमतों पर होता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूट। नाउ मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने बोलता हूँ, आप मुझे बताइएगा, आप गौर कीजिएगा कि वो स्टेटमेंट दुरुस्त है। मैं ये कहता हूँ कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस ज़्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम के ज़्यादा होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह से अगर मुतबादिल चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं और उससे डिमांड जो है वो उस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है। बेग योर पार्डन, मैंने ये बिल्कुल इसके उलट कह दिया। अगर मुतबादिल चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो पहले से कम हो जाती है और अगर मुतबादिल चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हो जाएं तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो पहले से कम हो जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कीमत के बदलने से डिमांड बदल जाती है। इसको मैं दूसरे तरह से कहूँ कि कीमत के बदलने से डिमांड रिस्पॉन्ड करती है या कीमत के रद्द-ए-अमल में डिमांड जो है उसमें तब्दीली आती है। अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि कीमत के बदलने से डिमांड में किस हद तक तब्दीली आती है। मुमकिन है कीमत में थोड़ी सी तब्दीली आए और डिमांड में बहुत सारी तब्दीली आ जाए। क्या ये तो नहीं कि कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली आई और डिमांड में बहुत थोड़ी तब्दीली आई, ये भी इम्कान है। या जितनी कीमत में तब्दीली आई उसी तनासब से डिमांड में तब्दीली आ गई। तो इसका एक पूरी डिस्कशन से आपको एक बात जो है वो यकीनन समझ आ गई होगी कि कीमत के रद्द-ए-अमल में डिमांड रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्सिव है। हमने ये देखना है कि कीमत के बदलने से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। ठीक है। इसी तरह से इनकम बढ़ जाने से डिमांड बढ़ जाती है और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की आप जहन में, बहुत सारी हमने आपको मिसालें दी थी तो वो आपके जहन में होंगी। तो किसी भी आपकी देखें चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है जब आपकी आमदनी बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि आमदनी के जवाब में भी डिमांड रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। अब क्या आमदनी के बढ़ने से जिस तनासब से आमदनी बढ़ी उस तनासब से ज़्यादा डिमांड बढ़ी या जिस तनासब से आमदनी बढ़ी उससे कम बढ़ी, या कैसे जो है वो रिस्पॉन्स उसका कैसा रहा। ठीक है। तो इस रिस्पॉन्सिवनेस जो है, जो कीमत के जवाब में डिमांड रिस्पॉन्ड करती है या इनकम के जवाब में डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, या मुतबादिल चीज़ों के या सब्स्टिट्यूट्स की कीमतों में तब्दीली से जो उस चीज़ की डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्स करने की उस रिस्पॉन्सिवनेस को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि
डिमांड डिपेंड करती है इट्स ओन प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सो इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में तब्दीली से डिमांड पर तब्दीली आती है। अब हमने देखनी है कि ये तब्दीली कितनी आती है, उसको हम मेजर करेंगे, मेजर करना सीखेंगे, उसकी तब्दीली को देखेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे आज का हमारा जो है वो लेक्चर होगा। तो देखिए, कीमत के तब्दीली से डिमांड में तब्दीली आती है, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इनकम के तब्दीली से डिमांड में तब्दीली आती है, इसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तीसरा, मुतबादल चीज़ों की कीमतों में तब्दीली से जो उस चीज़ की डिमांड में तब्दीली आती है, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आपके जहन में होगा 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक कम्प्लीमेंट और एक सब्स्टिट्यूट। कम्प्लीमेंट में 2 चीज़ें जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, लाज़िम व मलज़ूम है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट मुतबादल, यानी कि एक चीज़ के मुतबादल दूसरे, जैसे पेन के मुतबादल बॉल पॉइंट है। ठीक है, जैसे रोटी के मुतबादल चावल है। अच्छा, तो जैसे कि आप देखें कि किसी हद तक बीफ के मुतबादल मटन है, गाय के गोश्त के मुतबादल यानी कि जो है वो बकरे का गोश्त है, तो ये मुतबादल है। ठीक है ना जी। तो अब हमने ये देखना है कि इन मुतबादल चीज़ों की कीमतों में तब्दीली से उस चीज़ पर कितना असर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। सो आज के लेक्चर हमने के तमाम जो है वो जुज़ियात आपको बताई, और उम्मीद है कि आप ज़हनी तौर पे तैयार हो गए होंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है। याद रखिएगा कि आज का लेक्चर बुनियादी तौर पे डिपेंड कर रहा है आपके पिछले लेक्चर के नॉलेज के ऊपर। जितना अच्छी तरह से आपने वो लेक्चर्स जो है लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 आपने समझे हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से आज का आप लेक्चर समझ सकेंगे। नाउ, इससे पहले कि हम इन डेफिनेशंस पर जाएं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, तो जो डेफिनेशन हमने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर मैं उससे ये कहूँ कि टू व्हाट एक्सटेंड quantity demanded changes due to change in price. To what extent quantity demanded changes due to change in price is called price elasticity of demand. और later on हम देखेंगे to what extent quantity demanded changes due to change in income is called income elasticity of demand. और इसी तरह से to what extent quantity demanded changes of one commodity due to the price of the अदर कमोडिटी। और 4th कंसेप्ट भी आपको बताता चलूँ, वो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखना है। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंड क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो ये 4 कंसेप्ट्स हम देखेंगे आज के और कल के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 4 एंड 5 में। सो इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिव अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज टू अ स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जैसे क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। सो इस सेंटेंस से वाज़ेह हो रहा है कि प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है, यानी कि पहले तब्दीली प्राइस में आएगी और उसके रद्द-ए-अमल में तब्दीली डिमांड में आएगी। सो प्राइस की तब्दीली के रिस्पॉन्स में डिमांड में तब्दीली आएगी। इस रिस्पॉन्सिवनेस को जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो elasticity is a measure of how responsive a dependent variable. You remember what is the dependent variable in demand function? It is demand. And to small change in an independent variable. And what was the independent variable? That is price. Right? So well, और देखिए, elasticity is defined as a ratio of percentage change in the dependent variable to the percentage change in the independent variable. This ये भी डेफिनेशन बिल्कुल वही उसी तरह से कि एक चीज़ की कीमत की जो परसेंटेज चेंज है उस चीज़ की डिमांड में किस हद तक परसेंटेज चेंज लाती है। इस तरह से हम देखेंगे, ये ज़हन में रखिएगा कि इन डेफिनेशन की बेस पर हम आपको डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो समझाने की कोशिश करेंगे। So elasticity can be computed for any two related variable. So remember, आज का जो concept है elasticity of demand, so वो 2 वेरिएबल हैं, प्राइस और डिमांड।
सो वो कोई से भी दो रिलेटेड वेरिएबल हों, कोई से भी आप जहन में लाइए, आप अपने रोज़मर्रा के जो है मामूलात को देखिए, कोई से भी दो रिलेटेड वेरिएबल जो हैं, जैसे देखें एक वेरिएबल आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, वो ये कि कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, राइट। सो कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। आप इनकी भी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अगले कोर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप तफसीलन पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी कैन बी कंप्यूटेड फॉर एनी टू रिलेटेड वेरिएबल। सो रिमेंबर दे शुड बी रिलेटेड, that then you can calculate or measure the elasticity. Otherwise, if two variables are not related, there is no relationship, it means there is no responsiveness, right? So you can't measure or calculate the responsiveness. So well, next, elasticity can be computed to show the effects of one, a change in price on quantity demanded, right? ये इसके ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है। अब आपके ज़हन में ये बात यकीनन होगी कि प्राइस के चेंज से जो डिमांड में चेंज आती है, तो आप उसी डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व मूव कर रहे होते हैं। ओके, सो अ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड। नाउ अब आप मुझे बताइए कि इनकम के चेंज से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज होगी तो आपको याद है डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट, और डिक्रीज इनकम हो जाएगी तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अब मज़ीद भी आपको याद होगा कि गुड्स भी दो तरह की हमने बताई थी आपको, एक नॉर्मल गुड्स और दूसरी इंफीरियर गुड्स। ओके, सो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि नॉर्मल गुड की सूरत में इनकम बढ़ने से डिमांड कर्व दाएं तरफ शिफ्ट हो जाती है, इनकम कम होने से बाएं तरफ शिफ्ट हो जाती है। और इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स तो ये उलट हो जाता है, इनकम बढ़ जाए तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। और इसके क्या रीज़न थे, क्या पॉजिटिव फैक्टर थे, वो हमने डिस्कस किए थे और आपको यकीनन याद होंगे, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए कि अ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, हम इसको जो देख सकते हैं, इलास्टिसिटी कैन बी कंप्यूटेड टू शो द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड। सो ये भी बात हम काफ़ी जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से डिमांड के साथ साथ प्राइस का जो है इलास्टिसिटी जो है वो आपकी सप्लाई के इलास्टिसिटी को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। या आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो आपस में रिलेशनशिप है और वो इंटेंसिटी है उनके रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिवनेस है, उसको हम मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस्तेमाल करते हैं, राइट। Now, it is number one, that is on price elasticity. On price elasticity, it means quantity demand of one commodity changes due to change in its own price. Okay? So, जैसे कि एप्पल की कीमत में जो तब्दीली की वजह से एप्पल की डिमांड पे जो चेंज आएगी, उसको हम मेजर करने के लिए ऑन प्राइस इलास्टिसिटी इस्तेमाल करते हैं, या उसे ऑन प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, उस जिस चीज़ की डिमांड उसी चीज़ की कीमत, राइट। सो उसको हम ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, ये पहला कंसेप्ट है जो आज हमने डिस्कस करना है। वेल नाउ, और इसको प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं जो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैन बी कंप्यूटेड एट अ पॉइंट ऑन अ डिमांड फंक्शन और एज an average between 2 points on a demand function, right? So ये डिमांड के ऊपर, डिमांड कब आपके जहन में होगी, उसके ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट अगर आप जो है वो चूज़ कर लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो उसको पॉइंट इलास्टिसिटी के मेथड से मालूम करेंगे कि जिस पॉइंट को आप चाह रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर मालूम करना चाह रहे हैं। और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान, राइट, उसके ऊपर आप दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं और उनके दरमियान इलास्टिसिटी मेजर करना चाहते हैं, तो हम आर्क इलास्टिसिटी का मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो लेटर ऑन विल एक्सप्लेन, राइट। सो अब मैंने ये यहाँ पे आप देखिए दो तीन जो हैं वो सिंबल्स लिखे हुए हैं सेकंड पॉइंट में, ये कॉमन सिंबल हैं जो कि इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
राइट। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ जो कि आपको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ लेनी चाहिए, तफसीलन तो हम यकीनन इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे रेवेन्यू के हेडिंग के तहत, लेकिन आज थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना है। देखिए, इलास्टिसिटी बेसिकली समझना या कैलकुलेट करना, इसके किस को फ़ायदा हो सकता है। तो एक फ़ायदा यकीनन प्रोड्यूसर को होगा, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोड्यूसर बॉल पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ये देखना चाहेगा कि वो उसकी प्राइस बढ़ाए या कम करे। अब देखें वो प्राइस बढ़ाते या कम क्यों करते हैं, ठीक है, उसके लिए देखिए ताकि वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा कर सकें। तो मोटिव रेवेन्यू ज़्यादा करना होता है, और रेवेन्यू बढ़ाने का मोटिव जो है वो बेसिकली प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस जो है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। किसी चीज़ की जो कॉस्ट होती है और किसी चीज़ का जो रेवेन्यू होता है उसके डिफरेंस को हम प्रॉफिट बोलते हैं। सो आपको मालूम है कि प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, मोटिव प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं आपके सामने ये बयान करूँ, या तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर ले या वो रेवेन्यूज़ को ज़्यादा कर ले, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट रेजिड्यूल है रेवेन्यू और कास्ट का। सो अब आपको समझ आई होगी कि बुनियादी तौर पे रेवेन्यू फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो वी विल ट्राई टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट रेवेन्यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू कि आज हम कितना इस्तेमाल करेंगे उसका। देखिए, अब आपको एक मिसाल पहले देता हूँ और फिर उसके बाद आपको रेवेन्यू का कंसेप्ट बताऊँ। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि मैं बॉल पॉइंट का जो है वो प्रोड्यूसर हूँ, मैं बॉल पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ, राइट। सो फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने 20 बॉल पॉइंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, और अगर एक बॉल पॉइंट की कीमत 5 रुपये है, 5 रुपीज़, सो कितना रेवेन्यू प्रोड्यूसर को मिला? 20 बॉल पॉइंट भेजे और 5 जो है वो उसकी कीमत है, तो 100. It means what we'll do is that we'll multiply quantity and price, we'll get the revenue. It means कि प्राइस और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा, जो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ओके, सो वेल अगेन, क्यों प्रोड्यूसर के लिए या क्यों इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी का क्या रोल हो सकता है, वो ये कि ये बुनियादी तौर पे रेवेन्यूज़ को प्राइसेस डिटरमिन करते हैं, क्वांटिटीज़ रेवेन्यूज़ को डिटरमिन करते हैं। इट मीन प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमें रेवेन्यू मालूम हो जाएगा, राइट। और इलास्टिसिटी के कंसेप्ट के तहत हम ये देखते हैं कि प्राइस में चेंज लाने से क्वांटिटी में किस हद तक चेंज आती है। क्या प्राइस में थोड़ी सी चेंज लाने से जो है वो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई? फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस में जो है वो 1 रुपया चेंज लाई जाती है, ठीक है, यानी कि वो 5 से 4 रुपए उसकी कीमत हो गई और डिमांड 20 से बढ़कर 40 हो गई। अब देखिए, आपने प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली लाई, लेकिन जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल में आप देखें, प्राइस कम होकर 4 हो गई और जो डिमांड थी उसकी बढ़कर कितनी हो गई? 40। तो अब आप देखें, इस तरह से प्रोड्यूसर का अब रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, सो 40 मल्टीप्लाई प्राइस 4, सो ये 160। ओके, यू अंडरस्टैंड कि प्राइस को थोड़ा सा कम करके प्रोड्यूसर ने अपना बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि बेसिकली रेवेन्यू का इलास्टिसिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, वो हम आगे जाके आपको मज़ीद तफसीलन भी जो है वो बताएंगे। सो हाउ विल अ चेंज इन प्राइस इफेक्ट द टोटल रेवेन्यू? दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिएगा। और अब देखिए, इलास्टिसिटी एज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मैंने इब्तदाई तौर पे आपको बताया था कि प्राइस की तब्दीली से डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, उस रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने का नाम इलास्टिसिटी है, ठीक है जी। क्योंकि आपको लॉ ऑफ डिमांड ने ये बात बताई थी, लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था कि अगर प्राइस में चेंज आए तो डिमांड में चेंज आती है, या प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड में इजाफा होगा, ठीक है, और अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड में कमी होगी। प्लस हमने आपको बताया अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, ओके, यू रिमेंबर दैट। सो लॉ ऑफ डिमांड ने हमें ये बताया कि प्राइस के जवाब में, प्राइस की रिएक्शन में, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आती है, ठीक है। सो दूसरी बात यह है कि हम इससे
बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस जो है इलास्टिसिटी को मालूम करके हम इकट्ठी कर सकते हैं, वो हम लेटर ऑन आपको बताएंगे। ठीक है जी। मसलन आप देखें कि इफ़ यू चेंज प्राइस बाय 5%, by what percent will the quantity purchase changes, right? So 5% अगर चेंज आती है प्राइसेस में, तो जो चीज़ कंज्यूमर ख़रीद रहा है वो कितनी ख़रीदेगा, उसमें कितनी तब्दीली आएगी। अब तब्दीली ज़रूर आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि हमने आपको बताया था कि दिस इज़ सजेस्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड, राइट, और वो हमने आपको अच्छी तरह से समझाया था। Well, now this is the formula, right? Percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. This is the formula for elasticity of demand. देखिए अब हम इसको किस तरह से देखिए। अब जब कभी भी आप डेल्टा इस तरह से ट्रायंगल सा बना हुआ देखें, तो वो बुनियादी तौर पे मैथमेटिक्स में हम उसको चेंज के मानों में लेते हैं, या अगर हमने चेंज बताना हो तो हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। सो और परसेंटेज, आप यू आर वेल अवेयर ऑफ द सिंबल ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उससे नीचे देखें वो मैथमेटिकली, वही बात मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए, at a point on a demand function, this can be calculated by this formula. Okay, now you can say a Q2 minus Q1 divided by Q1 and P2 minus P1 divided by P1. Same thing, percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. So अब ये दूसरा जो तीसरी नंबर पे आपको फॉर्मूला नजर आए वो प्रोपोर्शनल है। Proportional change in quantity demand divided by proportional change in price. So, well, again, so to what extent quantity demand changes due to change in price? This is also, this is definition of elasticity of demand. फिर आप ये भी कह सकते हैं कि percentage change in quantity demand due to percentage change in price, ये भी elasticity of demand का फार्मूला। फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि proportional change in quantity demand due to proportional change of price. So इन तीन डेफिनेशन के जो है तनाजुर में ये तीन तरह के फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, मौजूद हैं। वेल, सो देखिए P2 माइनस P1, यानी कि आप जो प्राइस चेंज्ड प्राइस है उसमें से पहली प्राइस को माइनस कर दें तो चेंज इन प्राइस उसे कहते हैं। तो आपने देखा जैसे आपके सामने आया कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P। लाइकवाइज Q2 minus Q1 is delta Q, okay, and P2 minus P1 is delta P, right? So देखिए Q2 minus Q1 आप कह सकते हैं change in quantity and P2 minus P1 in change in price, right? So जहाँ पे Q2 minus Q1 था उसकी जगह पे हमने delta Q रख दिया, right? और जहाँ पे P2 माइनस P1 था उस जगह पर हमने डेल्टा P रख दिया। तो लिहाजा अल्टीमेटली फॉर्मूला मैथमेटिकल आपके सामने क्या है? डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P ओवर P। हम इसको देखिए, अब इसको गौर से देखिए। फॉर्मूला मैंने दोबारा से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी जो नीचे डायग्राम बनी हुई है उससे आप बहुत फेमिलियर हैं, आपको मालूम है ये डिमांड कर्व है, नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये डिमांड कर्व आपके सामने मैंने बनाया हुआ, और ये पिछले लेक्चर में आपने तफसीलन देखा ये किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जब प्राइस 7 है तो डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट A बनता है और क्वांटिटी जो है वो 3 है, और जब ये प्राइस कम होकर 5 हो गई तो पॉइंट जो है वो डिमांड कर्व के ऊपर B बन रहा है और क्वांटिटी जो है वो 5 है। सो इस तरह से ये आप इन दोनों पॉइंट्स A और B को मिलाएं तो आपके पास डिमांड कर्व आ जाता है। तो अब आप देखिए इसको ज़रा, प्राइसेस डिक्रीज फ्रॉम 7 to 5, ओके, 7 से कीमतें कम होकर 5 हो गई, फिर क्या होगा? ठीक है, उसके रिस्पॉन्ड में डिमांड चेंज होगी, यकीनन होगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में ये बात हम साबित कर चुके हैं। अब जब कीमतें कम हुई हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या सजेस्ट करता है कि क्वांटिटी जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आप, लुक एट दिस, P2 चेंज इन प्राइस कितनी आई? -2। ओके, सो आपने सब्स्टिट्यूट इसे कहाँ पे करना है? फॉर्मूला में देखें, आपको रेड एरो जो है वो बता रहा है कि आपने वहाँ पर डेल्टा P की जगह पे -2 लिखना है। देन Q1
and Q2. Q1 was 3 and Q2 is 5. So delta Q कितना आ गया, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई, 5 minus 3 that is 2. So आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, here, right here, रेड एरो आपको उस तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि आपने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. So आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, that is 2. Okay, now 7 was P1, पहली प्राइस 7 थी, तो आप P1 की जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड Q1 was 3, सो आप Q1 की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो आप देखिए, तो आपका फॉर्मूला जो है आप इस तरह से आप 2/3 इज 0.6667 एंड -2/7 इज -0.28571. ओके, नाउ लुक एट दिस. नाउ आप देखें इसके राउंडेड फिगर में आपका आंसर -2.3 आ रहा है. ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो -2.3 है. ज़रा देखिए, ये प्रोसीजर था, ये अभी इन दोनों को डिवाइड किया. द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 7 इज -2.3. सो अब देखें ए पॉइंट के ऊपर, यानी कि जब प्राइस 7 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.3 है. अब आप ज़रा बताइए कि जिस डेफिनेशन के तहत हमने आपसे पॉइंट इलास्टिसिटी एक्सप्लेन की थी, किसी एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी हमने एक्सप्लेन की थी, वो अब आपके सामने कैलकुलेट होकर आ गई. राइट, दिस इज पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी. इट इज़ कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑन अ डिमांड फंक्शन. It is not influenced by the direction or magnitude of the price change. Well, now इसमें एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं. देखिए प्रॉब्लम आप समझिए और देखिए क्या है. There is a problem if the price changes from 5 to 7. पहले तो हमने देखा ना, जो एग्जांपल हमने आपकी स्क्रीन पे की है उसमें प्राइस जो है 7 से 5 हुई थी. अब आप देखिए कि अगर ये हो कि प्राइस 5 से 7 हुई है तो डिमांड यकीनन 5 से 3 हो जाएगी. तो क्या इलास्टिसिटी में डिफरेंस आएगा या वही रहेगी? ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है, लिहाजा उस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी. एनीवे, सो देखिए आप किस तरह से. नाउ अगेन द फॉर्मूला, द सेम डायग्राम विच हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट, इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ अब हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे. ठीक है, व्हेन द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7, पहले क्या था, प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 7 to 5 और उसके रिस्पॉन्स में डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई थी 3 to 5. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड दिस टाइम व्हेन द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7, इंक्रीज हुई है. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड पर क्या असर होता है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है. तो ऑब्वियसली ये कम हो गई और कम होकर जो है 5 से 3 हो गई. एनीवे, सो प्राइसेस में कितनी चेंज आई, 2, दैट इज 2 फ्रॉम 5 to 7, प्राइस में चेंज आई 2. नाउ इसको सब्स्टिट्यूट किया जहां पर चेंज इन प्राइस लिखा हुआ है फॉर्मूले में, डेल्टा पी. नाउ नेक्स्ट, P1 is the first price. Now first price is 5. In previous slide first price was 7, now it is 5. Next, now Q2 and Q1 is 5 and 3. Q1 is 5, Q2 is 3. Now change in Q is basically -2. So substituting this -2 in the formula here, right, so what will happen, -2. And what was the Q1? You remember Q1 is 5. So substituting 5 in Q1, so what we'll see, it is 5. Now use calculator or simple division method and you will find it. This is how you will get different values. And the elasticity is -1. This is called unitary elasticity. What is that? Unitary elasticity. देखिए ना, हर चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यार्ड स्टिक्स होती हैं. ठीक है, मीटर्स जैसे कि लेंथ को मापने के लिए और वेट को मापने के लिए किलोग्राम्स होते हैं. इसी तरह से इलास्टिसिटी को मापने का यार्ड स्टिक यूनिटी 1. इलास्टिसिटी ईदर कुड बी इक्वल टू 1 हो सकती है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो सकती है. ठीक है, तो हमने देखा कि ये इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी. राइट, सो
ये प्रोसीजर है आपको आपके सामने। When the price increases from 5 to 7, elasticity of demand is equal to -1. अब ये remember, डिमांड की इलास्टिसिटी, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ साइन नेगेटिव का आएगा, हमेशा साइन नेगेटिव का आएगा। उसकी रीज़न ये है कि लॉ ऑफ डिमांड से सजेस्ट करता है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो उलट रिलेशन है, राइट। सो मीन एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो जाती है, राइट। प्राइस बढ़े डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम हो डिमांड बढ़ जाती है। तो रिलेशनशिप माकूस है, इनवर्स है, उलट है। लिहाजा अगर आप इसकी रिलेशनशिप को कहीं भी मेजर करने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव साइन आपको बताएगा कि ये रिलेशनशिप माकूस है। ओके, सो ऑलवेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ माइनस का साइन आएगा। तो मॉडुलस लगाकर दो लाइंस इर्द गिर्द लगाइए और आप उसको जो है वो उसको इग्नोर कर सकते हैं साइन, क्योंकि साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। यू कैन इग्नोर इट इफ़ यू वांट टू। ओके, सो देखिए इस डिमांड कर्व के ऊपर आपने ये बात देखा कि अगर प्राइस इंक्रीज हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है, प्राइस डिक्रीज हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट। सो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए और बी पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। सो याद रखिएगा कि पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए डिमांड कर्व के ऊपर आपने एक पॉइंट और उस पॉइंट के ऊपर आपने देखना होता है कि कितनी चेंज उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हुए पे कितनी चेंज आई। और अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज चेंज मालूम कीजिए करनी हो तो उसके लिए हम आर के इलास्टिसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला और उसको कैलकुलेट करने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लुक नाउ एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी वाज -2.3 and at point B elasticity is 1. Okay, the point price elasticity is different at different point. ये conclusion है, हमने prove किया। There is an easy way as well. What is the easier way? Right, look at the formula. I rewrite the formula again on your screen, you can see it, right? So now next look at this, हम जो है वो इसको ये दरमियान में स्टेरिक का जो साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को जो है वो आप स्टेरिक के साथ जाहिर करते हैं। तो आपने देखा कि डेल्टा क्यू ओवर Q1, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली जो टर्म है वो उलट हो जाएगी, P1 ओवर डेल्टा P हो गया। ठीक है जी। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए, बाय अरेंजिंग द टर्म यू विल फाइंड डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1। ओके, सो दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये रेड सा आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है ये डिमांड कर्व की स्लोप है। ओके, नाउ दिस इज अ पॉइंट ऑन द डिमांड फंक्शन। ये वो पॉइंट है जो आपने डिमांड फंक्शन के ऊपर, अब आप दोबारा से देखिए कि डिमांड का कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो आपको दो चीज़ें दरकार हैं। नंबर वन कि वो जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप क्या है, और उस पॉइंट को आप जो एक्स एक्सिस पे जो है वो नीचे लेके परपेंडिकुलर गिराएंगे तो आपको क्वांटिटी मालूम हो जाएगी, और वाई एक्सिस की तरफ ले जाएंगे तो आपको प्राइस मालूम हो जाएगी। तो उस पॉइंट के ऊपर आपको प्राइस भी मिल जाएगी और क्वांटिटी भी मिल जाएगी। उस पॉइंट को आप पी एक्सिस पर वाई एक्सिस पर गिराएंगे तो आपके पास P1 आ जाएगा, उसको आप एक्स एक्सिस पे गिराएंगे तो आपको जो है वो Q1 मालूम हो जाएगा। और अगर आप डेल्टा Q ओवर डेल्टा P जो कि स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, उस कर्व की आप स्लोप मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1 कीजिएगा तो आपके पास इलास्टिसिटी आ जाएगी। ठीक है, नाउ गिवन दैट व्हेन P1 is 7, P2 is 5, Q1 is 3, Q2 is 5, so P2 minus P1 is equal to 5 minus 7, so delta P mean change in price is -2 and change in quantity is 2, right? Now then you can see 2 divided by -2, what would be the answer? -1. This is the slope of demand curve. Now look at this, delta Q over delta P, that is the slope. Substitute -1 in the formula, red arrow is basically pointing it, and
Next, P1 is 7 and Q1 is 3. Substitute the values. Now use the simple calculator, you will find it is minus 2.33, right? So this is an easy way to calculate the elasticity of demand. Now on linear demand function, the slope remains constant, so you just put in P and Q. ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड फंक्शन या लीनियर फंक्शन को अगर आप ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, ठीक है। हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स आपको जो हैं वो अगले लेक्चर में बताएंगे। सो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लीनियर फंक्शन जो है उसको ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन, अगर एक लाइन स्ट्रेट है तो उसके हर पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है वो एक ही होगी, ओके। So just you but on linear demand function the slope remains constant, so you just put in P and Q. Now the following information was given, P1, P2, Q1 and Q, this ये given थी। और अभी आप देखें दोबारा से, Q is function of P, right? Translated into English, demand depends upon price, or Q depends upon price. Quantity demand depends upon price. Well, the slope of the demand function is delta Q over P, that is plus 2 over minus 2. Now look at this, Q is equal to A minus MP. This is the standard demand function, okay, demand equation, linear standard demand equation, right? Q is equal to A plus minus MP, okay. So M is representing the slope of that equation, right? So slope, okay, look at the slope, slope is minus 1, substitute there, it is minus 1. Now what is the Q intercept? What is the Q intercept? In other words, ये A क्या चीज़ है, ओके। सो आप देखिए, अगर हम डिमांड कर्व को एक्सटेंड करें और ये इसको एक्सटेंड करके हम लेके जाएं एक्स एक्सिस तक, यानी कि, और देखें आपने क्या देखा कि प्राइस कितनी कम हुई, 5 से 0, तो प्राइस कम, अगर क्वांटिटी 5 से B से D पॉइंट तक, और क्या एरो आपको बता रहे हैं, the slope is minus 1 indicates that for every 1 unit increase in Q, Px will decrease by 1. Since Px must decrease by 5, Q must increase by 5. So देखा आपने कि जब आपकी प्राइस 5 से 0 यानी कि 5 कम हुई तो Q कितनी इंक्रीज हुई, by 5, okay. So it means 5 से आगे 5 increase 10, okay, it is Q is 10, so Q intercept is 10. So what you will do is that substitute in the standard linear demand equation, okay. So A की जगह पे हमने 10 रख दिया, okay. So हमारे पास डिमांड की इक्वेशन क्या आ गई, Q is equal to 10 minus 1P. Look, the equation for the demand function we have been using in Q is equal to 10 minus 1P. A table can be constructed. So with the help of this demand equation we can construct a table as well. Look at this. Now for a simple demand function Q is equal to 10 minus 1P. आप ये बिल्कुल उस टेबल के हेडिंग पर ये सेंटेंस देख रहे होंगे, और प्राइसेस जो हैं वो अज्यूम कर लें 0 से लेके 10 तक, ओके। सो इसके रिस्पॉन्ड पे जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं आप देखें, अगर प्राइस 0 हो सब, तो जो टॉप पर इक्वेशन लिखी हुई है Q इज इक्वल टू 10 माइनस 1P, उसमें P की जगह पर आप जो है वो 0 लिख दीजिए, राइट। सो Q आपके पास कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखें, अब प्राइस जो है $1 होगी। अब इक्वेशन Q इज इक्वल टू 10 माइनस 1P, P की जगह पर आप 1 सब्सिट्यूट कर दें, ठीक है। तो जब आप 1 करेंगे तो 10 माइनस 1, ओके, दैट इज 9। लाइकवाइज 2 कीजिएगा, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 10 माइनस 2 दैट इज
8। सो इस तरह से हम प्राइसेस जो हैं वो अज्यूम करके डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांड वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड डिमांड फंक्शन और जो वैल्यूज़ हमने अज्यूम की हैं, ठीक है। सो अब देखें, अब देखें नेक्स्ट, स्लोप इज here slope is -1, okay, in the this q is equal to 10 minus 1p में स्लोप जो है वो क्या है, -1। स्लोप क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ओके। सो आप क्या कीजिएगा देन, ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला, रिमेंबर, सब्स्टिट्यूट हियर स्लोप -1, ओके। सो देन अज्यूम कीजिए कि प्राइस 7 है, ओके। सो उस जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट करें P1 की जगह पे। अगर प्राइस 7 है तो Q1 कितना है, 3। सो Q1 की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओके। हियर वी गो। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, -2.3। सो देखा आपने, जब प्राइस $7 है तो क्वांटिटी डिमांड 3 है, तो इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, -2.3। Now, here we go. Again, assume any price, any combination of price and quantity, any. Okay, calculate elasticity at point P when P is equal to 9. Now, look at this. So, in this case, just slope will remain the same, that is -1. P is 9. Look at P के सामने quantity 1 है. So, P1 की जगह पे 9 सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में, Q1 की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और डेल्टा Q और डेल्टा P स्लोप है, स्लोप की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला, यूज द सिंपल कैलकुलेटर, व्हाट यू गेट इज -9, ओके, सब्स्टिट्यूटेड देयर, उस टेबल में माइनस है। इसी तरह से आप हर पॉइंट के ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए हर पॉइंट के ऊपर हमने इलास्टिसिटी। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि रेवेन्यू का कंसेप्ट, रेवेन्यू बुनियादी तौर पे प्राइस इनटू क्वांटिटी से को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। सो देखिए, फर्स्ट व्हेन प्राइस वाज 0, क्वांटिटी वाज 10, व्हाट वुड बी द रेवेन्यू, 0। देन 1 प्राइस और क्वांटिटी 9, रेवेन्यू क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 9। व्हेन प्राइस इज 2, क्वांटिटी इज 8, रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू 8 2s are 16, like this. Look at this. The total revenue is price time quantity. Here, this is how we can get this column 4. So column 1 that is prices, column 2 that is quantity, column 3 यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी बताई, और कॉलम 4 में हमने रेवेन्यूज बताए। अब कुछ रिलेशनशिप देखिएगा रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का, अगर गौर से देखिएगा। लुक, व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज मैक्सिमम, व्हेन प्राइस इज 5, क्वांटिटी 5, इलास्टिसिटी -1 और रेवेन्यू 25 है। लुक एट द टोटल रेवेन्यू कॉलम, 25 इज द मैक्सिमम रेवेन्यू, ओके। सो जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, यूनिटरी होती है, ओके। सो पहला रिलेशनशिप जो हमने देखा वो ये है कि टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, या जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, लाइकवाइज। अब ऊपर की तरफ देखिए, जब प्राइसेस 4, 3, 2, 1 और 0 हैं तो आप देखें इलास्टिसिटी नेगेटिव है, ओके। दिस एरिया में इलास्टिसिटी नेगेटिव है, ओके। सो इन द रेंज वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और इन इलास्टिक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एज प्राइसेस इंक्रीजेस, राइट। सो आपने देखा कि प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, और प्राइसेस इंक्रीज करके 0 से 4 तक आई हैं, तो रेवेन्यूज जो 0 से 24 तक क्या। सो आपने देखा कि प्राइसेस के बढ़ने से जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। तो जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो रेवेन्यू, अगर प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अब देखिए, लेस देन 1 लेस इलास्टिक,
लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस की तब्दीली से डिमांड में जो तब्दीली आ रही है वो लेस देन 1 इलास्टिसिटी है, लेस देन 1 है। ओके, सो प्राइसेस की चेंज से डिमांड में कम चेंज आ रही है। तो कंज्यूमर बुनियादी तौर पे बढ़ती हुई प्राइसेस को या किस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं, डिमांड डेफिनेटली वो कम करेगा, लेकिन वो इतनी नहीं कम करेगा जितनी प्राइसेस कम हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे। सो जो नुक्ता हमने, जो पॉइंट हमने हासिल किया वो ये है कि इन द रेंज वेयर इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, ओके, इन अदर वर्ड इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक, द इंक्रीज with increase in revenue will start increasing. Total revenue increases as price increases. Total revenue decreases as price decreases. अब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके देखें आप, उसमें 0 से 4 तक कि जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, और जब प्राइसेस गिर रही हैं, अब 4 to 0 की तरफ, ऊपर की तरफ देखें इस सेक्शन में, जब प्राइसेस गिर रही हैं तो टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा है, गिर रहा है। ओके, सो जब भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो प्राइसेस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज़ गिरे तो दूसरी भी गिर जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। सो 2 पॉइंट्स आपको मालूम है, जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ओके, सो जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो फिर क्या होता है, प्राइसेस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। बाय पॉजिटिव आई मीन प्राइसेस बढ़ रही हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्राइसेस गिर रही हैं, रेवेन्यू गिर रहा है। दिस इज द सेकंड पॉइंट हमने इस टेबल से डिराइव किया। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? इन द रेंज वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से इलास्टिक, total revenue decreases as price increases. Total revenue increases as price decreases. तो अब आप इस सेक्शन को देखें जो अब आपको रेड बॉक्स में नज़र आ रहा है कि आप देखें कि अब प्राइसेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, जब अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आप रेवेन्यूज़ को देखें कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं। अब 10 से 6 की तरफ बैकवर्ड जाएं तो जब प्राइसेस गिर रही हैं तो रेवेन्यूज़ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो प्राइसेस और रेवेन्यू का इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइसेस बढ़ेंगी रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, प्राइसेस गिरेंगी रेवेन्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपने देखा कि इस टेबल से हमने 3 फैक्ट्स जो हैं वो समझे। फैक्ट 1, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो रेवेन्यू और प्राइसेस का पॉजिटिव रिलेशन होगा, और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो रिलेशनशिप नेगेटिव होगा। अब याद रखिएगा वो पॉइंट कि हम इलास्टिसिटी को मॉडुलस लगा के नेगेटिव साइन इग्नोर करके देख रहे हैं। वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। उसकी रीज़न प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, सो दिस इज हाउ हमने 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए इस टेबल से। नाउ वेल हमने पॉइंट इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश की और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो है वो रिलेशनशिप हमने देखा रेवेन्यू के साथ। नाउ अब हम देखते हैं कि ये डिमांड कर्व के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी हमने मालूम करने का तरीका जो है वो सीखा, और उसको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो जो है मेथड भी बोलते हैं। सो वेल नाउ व्हाट विल डू इज़ दैट, अगर डिमांड कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स, राइट, आप 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो देखना चाहते हैं, इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्क इलास्टिसिटी का मेथड है। कौन सा मेथड है? आर्क इलास्टिसिटी का मेथड। और अगर एक पॉइंट पे मालूम करना चाहते हैं तो उस मेथड को पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बोलते हैं। ओके, सो वेल ये एग्जैक्टली आपको समझ आ गई होगी कि आप 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने एवरेज, जिससे आप एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है जी, और टाइम फ्रेम भी आप जो 2 पॉइंट्स का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब 2 पॉइंट्स के दरमियान मालूम करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये हुई डायग्राम है
जो हमने इस्तेमाल की थी पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए, आपको याद होगा ये सबसे पहले आपके सामने ये आई। उसके बाद हमने देखिए अब ए और बी के दरमियान आपने इलास्टिसिटी मालूम करनी है। ओके, सो वेल द फॉर्मूला वुड बी अगेन डेल्टा Q over delta P means slope into P1 plus P2 divided by Q1 plus Q2. Okay, now look at this. The average or arc elasticity between 5 and 7 is calculated as, formula is written in front of you now, 5 to 7, right? Change in quantity 5 to 3. Okay, so substitute the values. You remember it is a slope, it is -1, previous slides में हमने जो है आपको बताया था. Now P1 is 7, P2 is 5, substitute the values. Q1 is 3 and Q2 is 5, substitute it. It is 12. 7 plus 5, 12. Now 5 plus 3 is 8. So it is -1.5. So this is the arc elasticity. The average elasticity between 5 and 7 is -1.5. Now given Q is equal to 120 minus 4P, this is the standard demand function, and I told you how we derived this, how we can derive this, right? So prices assume हमने की 10, 20, 25 and 28. Now quantity, you can easily calculate the quantity. वो Q is equal to 120 minus 4P. इस P की जगह पे if you substitute 10, it will become 40. 4 into 10, 40. 120 minus 40, that is 80. Okay, calculate EP at each, calculate TR at each price, calculate EP at between 10 and 20, calculate arc EP at between 25 and 28, calculate arc EP at between 20 and 28. Okay, graph the diagram function, identify which range on the demand function are price elastic and which are प्राइस इनइलास्टिक. सो ये सारी बातें आपको हम बता चुके हैं. आपने इनको कैलकुलेट करना है. आप ये स्क्रीन को जो है सामने रख के ये तमाम जो है ये पहले आप टेबल फिल कीजिएगा, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी मालूम कीजिएगा, फिर उसका रेवेन्यू के साथ रिलेशनशिप आप देखिएगा. राइट, सो क्विकली आई विल गो थ्रू. ओके, दिस इज़ हाउ वी कैन गेट क्वांटिटीज़. और अगर क्वांटिटीज़ आ जाए तो हम इजीली इलास्टिसिटी मालूम कर सकते हैं. यू रिमेंबर स्लोप इसमें यानी कि डेल्टा Q और डेल्टा P, इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू 120 माइनस 4P में -4 है. ओके, क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड डिमांड फंक्शन, दैट इज Q इज इक्वल टू 120 माइनस 4P. प्राइसेस वी अज्यूम्ड फ्रॉम 10, 20, 25 and 28. Substituting these prices in the demand equation, we can find the quantities. Then we can calculate the elasticities. You remember how we calculated the elasticities? If you know that is point elasticity and arc elasticity method you can use, right? And then you can you know, in the same way the fourth column it is total revenue. Total revenue is quite easy. You know that price into quantity, right? If we multiply prices with quantity we can find total revenue. Okay, so 10 into 8800 and so on, we can find that here. Okay, well, calculate. These are the questions which you have to solve yourself. Okay, and the answers are written there, but follow the procedure जो पिछली slides में हमने आपको बताया. Now graph this. You can graph these as well, right? Y axis पे prices लेते हैं, Q axis पे X axis पर quantity लेते हैं, और graph का है Q is equal to 120 minus 4P. What we'll do is that this is how we can graph it, right? जो previous table था उसको हमने draw कर दिया. इस तरह से हम जो 15 point elasticity, and we can do this. You can do this now. I hope you can do this, right? Follow the pattern which I पिछली slides में हमने follow किया था, और इस तरह से आप ये draw कीजिए, revenue का उसको draw कीजिए, और आप देखिएगा वो सारे relationship when elasticity is equal to 1, right? So वहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और इसकी जो है ऊपर की जानब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
और नीचे की जनाब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 एंड ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो ये सारे रिलेशनशिप्स जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और आप इनको बड़े गौर पढ़िएगा और देखिएगा कि आप क्या ये खुद से कर सकते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए अब ये देखेंगे जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे होते हैं उनकी प्राइसेस में अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आए तो लोग वो चीज़ छोड़कर उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाते हैं। तो आप देखिए कि जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड में बहुत सारी तब्दीली आ जाती है। इट मीन कि प्राइस की रिएक्शन में डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, उसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक, ओके। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, ओके, सो अब उसकी प्राइस में चेंज से उसकी डिमांड में बहुत कम जो है वो तब्दीली आएगी, ठीक है। एनीवे, पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स टू द टोटल बजट, ओके, दिस इज अनदर थिंग। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप मंथ की इनकम है उससे आप बजट बनाते हैं अपना और आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक घर का किराया भी होता है, फूड के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपके बजट के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। आपने देखना है कि उस बजट के अंदर अगर वो चीज़ जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी इलास्टिसिटी की बात आप कर रहे हैं, अगर उसका पोर्शन बहुत थोड़ा है तो फिर, और या अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर पोर्शन थोड़ा है, ठीक है जी, तो रिलेटिव इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो रिलेटिव इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है। टाइम टू एडजस्ट टू द प्राइस चेंजेस। अब ये इस तरह से देखें कि अगर आपके पास वक्त के लिहाज से एडजस्ट करने का जो है वो काफ़ी जो है मौका मौजूद हो, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि उसकी प्राइसेस आज बढ़ जाएं तो आप उसका कंजम्पशन आज पोस्टपोन कर सकते हैं, कल परसों तरसों किसी और दिन, ओके। तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो आप देखेंगे प्राइस की चेंज से आप डिमांड की बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी, आप उसका ख़रीदना मुलतवी कर देंगे, ओके। सो अगर प्राइस की चेंज से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, प्राइस की चेंज से डिमांड में बहुत ज़्यादा, अगर प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और इलास्टिक हुआ ना, ठीक है। सो वो तमाम चीज़ें जिनकी आप यूज़ पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। अब सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ पोस्टपोन्ड हो सकता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल पोस्टपोन नहीं हो सकता, ये सोचिएगा, ठीक है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि क्या आप नाश्ता जो है या लंच जो है या डिनर जो है 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या एग्ज़ाम से पहले पेन की जो परचेज़ है, क्या कैन यू पोस्टपोन इट? सो try to get the different examples on the basis of your experiences and आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें से आप इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। फिर इस तरह से देखें कि ब्रांड जो होते हैं, ठीक है, तो ब्रांड लॉयल्टी होती है, ब्रांड के साथ जो है वो वाबस्तगी होती है, वो भी इलास्टिसिटी को डिटरमिन करते हैं। सो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होना, उसकी जो है ब्रांड का होना, उसकी चीज़ की इस्तेमाल को पोस्टपोन कर सकना, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं क्या चीज़ कितनी इलास्टिक है, ठीक है। सो जनरली आपको मालूम है कि आपने भी सुन रखा होगा कि कहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ नेसेसिटी है, फ़लाँ चीज़ कंफर्ट है, फ़लाँ लग्जरी है। सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स। मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। सो ये 3 तरह की कंजम्पशंस आपकी होती हैं। सो कैन यू पोस्टपोन नेसेसिटीज? यू कांट, राइट? कैन यू पोस्टपोन कंफर्ट्स? यस यू कैन. Can you postpone luxuries? Little bit more than comforts. Okay, so this is how you have to build your examples, right, on the basis of these divisions. So it would be and देखिए now an application of price elasticity. ठीक है, so अब application की बात आती है जहाँ तक आप देखें कि अगर प्रोड्यूसर कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो चीज़ जो है लेस इलास्टिक है, ठीक है, तो फिर प्राइस के साथ उस जो है वो
लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तो प्राइस को चेंज करते हुए वो इलास्टिसिटी को अपने जेहन में रखेगा। फर्ज करें प्रोड्यूसर ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, तो अब वो अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाना चाहता है, तो ईजिली ही कैन इंक्रीज द प्राइसेस। जब वो प्राइसेस बढ़ाएगा, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो लोग वही चीज़ खरीदेंगे, ठीक है ना, तो उससे उसके रेवेन्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये आप देखें, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मिल्क इज एस्टिमेटेड बिटवीन लेट्स से -0.35 and -0.1, right? So remember, milk necessity में आता है, less elastic है, ठीक है। सो फर्ज कीजिए कि 0.5 जो है वो एक फिगर हम रीजनेबल है, ठीक है जी, हम वो ले लेते हैं। तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए, व्हाट इफेक्ट डज a 10% increase in the price of milk have on the quantity that individual are willing to buy? What will happen then, right? This is how you use the formula, this is the formula, this is the percent elasticity of milk, right? So it's less, right? क्या हुआ, 10% increase in the price of the milk, elasticity कितनी है, -0.5, so what will substitute, EP -0.5। देन फिर देखिए आप एग्जांपल में हमने अज्यूम किया कि ये -0.5 जो है ये इलास्टिसिटी हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। फिर देखें 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क, सो कितने सब्स्टिट्यूट कीजिए, हियर इट्स 10%, ओके, इंक्रीज, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग पॉजिटिव साइन, ओके। नाउ to solve for percentage change in quantity, multiply both sides with 10%. That's why this is how you can do it, okay. So percentage change in quantity is 5%, understand? A 10% increase in the price of milk would reduce the quantity demanded by about 5%. So this is how, with the help of the information which we get from elasticity, we can determine different other values of the variables. Again दोबारा से देखें कि अगर दूध की कीमतों में जो है 10% इजाफा हो गया और जो इलास्टिसिटी है जो वो 0.5 है, -0.5, तो हम चेंज इन क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो दूध बेचने वाला बड़े आसानी के साथ ये देख सकता है कि अगर वो प्राइसेस में 10% इजाफा करेगा तो क्वांटिटी में कितनी कमी आएगी, वो 5% है, ठीक है। अब देखिए कि प्राइसेस से क्वांटिटी में जो कमी आई है, प्राइसेस के इजाफे से जितना इजाफा हुआ है उससे कम % कमी आई है। तो अब देखिए, क्योंकि दूध नेसेसिटी है, इसके बगैर चारा नहीं, इसका इस्तेमाल पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो हम क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि अगर हम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट हमें मालूम है, अगर इलास्टिसिटी हमारे पास मौजूद हो, तो हम प्राइसेस में चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस के लाने पर जो आपकी डिमांड और सेल पर असर पड़ेगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट। सो आपके लिए एग्जांपल जो है वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो इलास्टिसिटी है, गौर से सुनिए, -0.7 है और प्राइसेस में जो चेंज आई है लाना चाहते हैं वो है 15%, फिर 15% आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा और फिर इसे देखिएगा कि उससे डिमांड में, दूध की इस्तेमाल में कितने % कमी होती है, ओके। सो यू कैन सॉल्व दिस ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जांपल विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज़ हाउ you can draw this. It's a 10% rise, 5% fall, okay. Now अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, इस आपके सामने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बार बार हम आपको मुख्तलिफ स्लाइड्स में आप देख चुके हैं। इसमें 3 इंफॉर्मेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको इन 3 में से 2 इंफॉर्मेशंस आपके पास हों तो मैथमेटिकली आप तीसरी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हो तो आप इलास्टिसिटी मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास इलास्टिसिटी गिवन हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन हो
तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ओके, सो कोई प्रोड्यूसर, कोई फर्म अगर ये देखना चाहे कि अगर वो प्राइसेस में इतनी चेंज लाए तो उससे उसकी जो सेल्स हैं, उसकी कमोडिटी की जो डिमांड है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूला की मदद से न सिर्फ इलास्टिसिटी मालूम कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द इलास्टिसिटी, राइट, हम बाद में और भी चेंजेस मालूम कर सकते हैं। देखिए आप इससे गौर से देखिए, मसलन एक एयरलाइन है, राइट, तो वो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं उस एयरलाइन की, वो है -2.5, राइट। एयर ट्रेवल की जो इलास्टिसिटी है -2.5, ओके। और ये देखिए इट इज़ ग्रेटर देन 1, right? So you know that you have to ignore the negative sign. You know why it is there, because price and quantity demand ultimate relation, inverse relationship. How you can explain the inverse relationship in mathematics? You use the negative sign. So you आपने ignore करनी है। ये -2.5 है, but ignore the minus sign, 2.5. ओके, सो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये यूनिट से ज़्यादा है। ठीक है, सो प्राइसेस में थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड में ज़्यादा तब्दीली आएगी। ओके, सो ये बहरहाल ये मैं आपको कुछ बातें जो पहले बता चुका हूँ वो बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपके सामने आती हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। वेल, सो एयर ट्रैवल की जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो जो एस्टिमेट की गई 2.5। ओके, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, अब आपसे ये कहा जाए कि प्राइसेस में 5% डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो फार्मूला टॉप कॉर्नर पे दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस बिकॉज इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ईपी आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आपको बता दी गई, और दूसरी चीज़ परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन परसेंटेज डेल्टा फी आपको बता दिया गया। ये दोनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला के अंदर तो परसेंटेज चेंज इन क्यू आपको मालूम हो जाएगा। देखें आप, फॉर एग्जाम्पल, राइट, elasticity of price demand was basically 2.5 minus is equal to change in quantity you want to find, and percentage change in price you can substitute percentage change in price, that is -5%. Now you can solve this. Okay, that is 12.5% change in quantity demand. It means कि अगर डिमांड और अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप एस्टिमेटेड आपके पास मौजूद है और आपको ये बताना क्वेश्चन किया जाए कि प्राइसेस में इतने परसेंट चेंज से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगी, तो आप बहुत आसानी से इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अज्यूम कर लें कि आप जो हैं वो मैनेजर हैं एयर ट्रैवल किसी एयरलाइन में, राइट, सो आपसे जो है वो पूछा जाता है कि अगर 5% हम जो है प्राइसेस कम करेंगे तो उससे क्या जो है वो असरात होंगे एयरलाइन के रेवेन्यूज़ के ऊपर, तो यू कैन डू दैट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, सो आपने ये वैल्यू रखी तो आप कह सकते हैं कि 5% अगर हम प्राइसेस में, टिकट्स की प्राइसेस में कमी लाएं तो उससे 12.5% जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एयर ट्रैवल टिकट्स की डिमांड। ओके, तो इसी तरह से और एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक की जो इलास्टिसिटी है दैट इज -0.8 विच इज़ लेस देन 1 विच इट मीन लेस इलास्टिक। ओके, सो तो क्या होगा कि अगर 6% हम प्राइसेस जो हैं उनमें इजाफा कर दें, राइट, सो 6% प्राइसेस में इजाफा करने से ऊपर वाली एग्जांपल में कमी थी, हमने कमी की थी। ठीक है, तो इसमें हमने इजाफा प्राइसेस में करें तो क्या होगा, देखिए आप, सेम फार्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो क्या हुआ कि अगर हम 6% जो है वो प्राइसेस में इंक्रीज करेंगे तो डिमांड के अंदर -4.8% डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ हमारे पास अगर इलास्टिसिटी के कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएं तो हम उससे प्राइसेस की वेरिएशन का जो है हम बड़ी जो है एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी डिमांड पर क्या असरात मुरतब करेगा। अब द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मिल्क वाज 0.5. The effect of price change on total revenue can also be estimated. Okay, so same formula written in front of you, right? This example we have used in previous slides, one of the previous slide, right? So
देखें कि व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो ये इट मीन लेस देन 1 का क्या कहेंगे आप? इनइलास्टिक। ओके, इक्वल टू 1 क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन 1 क्या कहेंगे? मोर इलास्टिक। ओके, सो दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई बेग योर पार्डन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन quantity, right? Okay, since the percentage change in price decreases in greater than the percentage change in Q, the total revenue will decrease. Okay, so वो आपको रिलेशनशिप दोबारा से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ज़हन नशीन करना होगा कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट के बराबर हो तो रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, जब वो लेस देन हो तो टोटल रेवेन्यूज़ को क्या होता है? सोचिए, अगर आपको याद आ गया ठीक, वरना पिछली स्लाइड 3 स्लाइड्स 4 स्लाइड्स पीछे जाएंगे तो ये कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। अगर वो लेस देन 1 होगा फिर क्या होगा रेवेन्यूज़ पर, अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसे देखिएगा। तो इसकी बुनियाद पर हम व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, अ प्राइस डिक्रीज विल डिक्रीज टोटल रेवेन्यू। रिमेंबर, इफ इट इज लेस देन 1 तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और रेवेन्यू का। A price increase will increase total revenue. Okay? जब elasticity less than 1 होगी तो relationship positive है, तो you can easily tell anybody, right? कि if there is rise in price, what will happen? अगर price बढ़ जाएगी तो revenues पर क्या असर पड़ेगा? Remember, अगर आपको elasticity की information estimate करके दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि हम revenues हम जो है और वो elasticity की आपको less than 1 है, इनइलास्टिक है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं इजी सी कि प्राइसेस और रेवेन्यूज़ का आपस में पॉजिटिव रिलेशन। प्राइसेस अगर बढ़ाएंगे तो रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, प्राइसेस गिराएंगे तो रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे। और इसके बिल्कुल इसके जो है माकूस उलट जो है इन्वर्स रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि वो इलास्टिक हो, तो फिर क्या होता है? फिर चेंज इन क्वान्टिटी इज़ ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, तो फिर क्या होता है? तो आप देखें कि अब आपको मालूम है कि जब ये ग्रेटर देन 1 हो तो प्राइसेस और रेवेन्यूज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। प्राइसेस बढ़ाएंगे रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम करेंगे रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। सो व्हेन द परसेंटेज प्राइस चेंज डिक्रीजेस इन लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। सो ये तमाम नताइज बुनियादी तौर पे उसी डायग्राम से हमने जो है वो अखज़ कर रहे हैं जिसमें हमने रिलेशनशिप आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रेवेन्यू के जो है वो कंसेप्ट्स का। नाउ व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अ प्राइस डिक्रीज विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, अ प्राइस increase will decrease total revenue. Price and total revenue move in opposite direction. Okay. Now graphically this can be shown. This is the demand curve. You are quite familiar with it now. At the midpoint elasticity is equal to 1. Okay, so where elasticity is equal to 1, total revenue is maximum. Now look at again the upper part of the demand curve, which is more elastic, right? देखिए प्राइस में इजाफा किया, ठीक है, क्वांटिटी कम हो गई। पहले रेवेन्यू क्या था, अब रेवेन्यू ग्रीन, और पहले रेवेन्यू जो है वो रेड। ओके, सो आप देखें कि पहले रेवेन्यू ज़्यादा था, अब रेवेन्यू कम हो गया। ओके, तो आपको रेवेन्यू कैलकुलेट डायग्राम में करना तो डेफिनेटली आता होगा, लेंथ इनटू विड्थ एरिया मालूम हो जाता है। ओके, सो हमने ये कलर कर दिया आपके लिए ताकि आपको इन दोनों का फ़र्क आसानी से, दिस ग्रीन पार्ट is the revenue when prices is P2, okay, because here what OP2 multiplied by OQ2 we will find this green area. Now look at the price and TR moves in opposite direction. Price जो है वो ज़्यादा हुई तो revenues कम हो गए। हमने ये conclude किया इस diagram की मदद से with the help of the shaded areas. Okay, now look at this now, again inelastic area, right? The lower part of the demand curve
राइट। मिड पॉइंट से नीचे की तरफ जो है वो लेस इलास्टिक। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द रेवेन्यू कर्व, ओके। सो नाउ इफ P price is P1, then the revenue is OP1 multiplied by OQ1, mean the area P1 E Q1 O. This is the area, length into width. We can calculate it, right? This is the revenue when price is P1. Now what we did is that price कम हुई, P1 से P0 हुई, obviously quantity बढ़ जाएगी। क्यों बोला? लॉ ऑफ डिमांड के तहत, ओके। नाउ इसके नतीजे में रेवेन्यू बढ़ गया या कम हो गया, आपको एरिया देख के अंदाजा होगा, राइट। सो आप देखें ये जो ग्रीन एरिया है ये पिछले एरिया से, जो पहले एरिया था उससे कम है। तो आपने देखा कि अगर मिड पॉइंट से नीचे की तरफ, यानी कि इलास्टिक एरिया में, यानी कि डिमांड कर्व जहाँ पे इलास्टिक है, वहाँ पर अगर प्राइसेस में चेंजेस लाते हैं तो रेवेन्यू में कमी आ जाती है, ओके। सो ये वो तीन रिलेशनशिप हैं कि जब टोटल रेवेन्यू इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, ओके। सो उसकी मदद से हमने ये दोनों रिलेशनशिप मालूम किए। नाउ it's a summary of the whole lecture. So on price elasticity of demand, it measures the responsiveness, to what extent quantity demand changes due to change in price. To what extent? एक चीज़ obvious है, प्राइस की चेंज से डिमांड में चेंज आएगी, उसका रीज़न लॉ ऑफ डिमांड है जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो प्राइस के रद्द अमल में डिमांड ने चेंज होना है, ओके। और वो चेंज जेन में ये गुड्स हम नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस नहीं ले रहे, तो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस की चेंज से डिमांड में चेंज आनी, ठीक है। तो प्राइस के रद्द-ए-अमल में डिमांड ने जो है वो चेंज होना है, रिस्पॉन्ड करना है। वो जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो जो उसकी रद्द-ए-अमल है, वो हमने मेजर करना है। अगर वो रद्द-ए-अमल ज़्यादा होगा या कम होगा या इक्वल टू 1 होगा। यार्ड स्टिक, अगेन रिमेंबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यार्ड स्टिक यूनिटी, इलास्टिसिटी कुड बी इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। सो आप देखें कि प्राइस के रिस्पॉन्ड में डिमांड में कितनी चेंज है। अगर ज़्यादा चेंज आएगी मोर इलास्टिक है, कम चेंज आएगी लेस इलास्टिक है, बराबर चेंज पर प्रोपोर्शनल है तो हम उसे यूनिट इलास्टिक, राइट। फिर इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि प्राइस और डिमांड मुख्तलिफ समत में मूव करते हैं। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लिहाजा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है। A linear demand function will have unitary elasticity as its midpoint at this point TR is maximum. So straight line उसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। और आपको याद होगा टोटल रेवेन्यू प्राइसेस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल रेवेन्यू मिलता है। A linear demand function will be more elastic at higher prices and tends to be more inelastic in lower prices, right? Okay, now we'll see different examples, right? Now goods that are relatively price elastic. So अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें और आपको मालूम होगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मोर इलास्टिक होती हैं, यानी कि प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली में डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। तो देखें जैसे कि लैम्ब है, ठीक है, मटन जिसे आप कह लें, ठीक है, तो उसकी प्राइस में अगर थोड़ी सी तब्दीली आए तो डिमांड में बहुत बड़ी तब्दीली आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मटन जो है वो 500 रुपीज़ पर किलोग्राम है, तो ये ऊपर के बार पर है। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्राइस में इजाफा होगा तो बहुत सारे लोग इसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, चिकन की तरफ चले जाएंगे, बीफ की तरफ चले जाएंगे, ओके। सो ये जो है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इसकी डिमांड इसकी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह से जो लेस इलास्टिक होती हैं, अब लेस इलास्टिक याद रखिएगा कि जिनके एक तो सब्स्टिट्यूट बहुत कम है वो लेस इलास्टिक होती हैं, और जो आपकी जो है नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ती भी चली जा रही हैं, तो क्या
उसकी यकीनन इस्तेमाल कम हो जाता है कि आप फालतू बल्ब और फालतू पंखे चलाना बंद कर देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बिजली को उस कदर कम नहीं करते जिस कदर कीमतों में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से गैसोलीन है, पेट्रोल है, एग्स है, ये वो तमाम चीज़ें, मेडिकल केयर है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनकी बढ़ती हुई कीमतों को जिस प्रोपोर्शन के साथ कीमतें बढ़ती हैं उस प्रोपोर्शन से उसकी डिमांड कम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसिटीज़ हैं। क्या आप कैन यू स्टे अवे फ्रॉम मेडिकल केयर, कैन यू, कि उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आप उससे जो है मेडिकल केयर को जो है वो पोस्टपोन कर दें या मेडिकल केयर का कुछ सब्स्टिट्यूट लें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो उसकी प्राइसेस की निस्बत जो है डिमांड में तब्दीली जो है वो निस्बतन कम आती है। ठीक, तो आज का लेक्चर होपफुली आपके लिए यूज़फुल होगा और आप जो है इस लेक्चर को पिछले 2 लेक्चर के साथ मिला के देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।